सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबरों के साथ, जहां पर उत्तराखंड जल्द ही देश का पहला राज्य समान नागरिक संहिता लागू करने को लेकर पहला राज्य बनने जा रहा है। समान नागरिक संहिता को लेकर जो नियमावली बनाई गई है उसे प्रदेश सरकार ने मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में समान नागरिक संहिता को लेकर बनाई गई नियमावली को मंजूरी दी गई है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को कैबिनेट के द्वारा समान नागरिक संहिता लागू करने की तिथि को लेकर अधिकृत किया गया है, यानी कि समान नागरिक संहिता किस दिन से उत्तराखंड में लागू होगी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उसकी तिथि तय करेंगे। के बाद पहला काम करेंगे यूसीसी का। यूसीसी हमारा उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के साथ हमारा वायदा था, हमारा संकल्प था कि हम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब 2022 के चुनाव में देवभूमि उत्तराखंड की जनता के समक्ष गए थे, तो हमने ये वायदा किया था कि हम सबसे पहले सरकार बनने के बाद पहला काम करेंगे यूसीसी का विधेयक लाएंगे। हम यूसीसी का विधेयक लेकर आए और उस पर सभी ड्राफ्ट कमेटी ने ड्राफ्ट बनाया, विधेयक पास हुआ, राष्ट्रपति महोदय की मंजूरी मिल गई, एक्ट बन गया। एक्ट बनने के बाद प्रशिक्षण की जो प्रक्रिया है वह भी हमारी लगभग पूरी हो गई है और आज माननीय मंत्रिमंडल में इस बात पर हमने चर्चा करी है कि जल्दी से जल्दी हम उसका डेटों का, चूंकि सारी तैयारी होने के बाद, क्योंकि भारतवर्ष में सबसे पहले यूसीसी लागू करने वाला राज्य देवभूमि उत्तराखंड बनने जा रहा है, तो सभी चीजों की समीक्षा करने के बाद हम जल्दी ही डेटों का ऐलान करेंगे। सर, नियमावली तो मंजूरी मिल गई है। हाँ, नियमावली पर सारी चर्चा हो गई है। चेंज देखेंगे आप, क्योंकि पूरे बड़ा चेंज होगा और सरलीकरण की प्रक्रिया होगी। देवभूमि उत्तराखंड से गंगोत्री निकलेगी और पूरे देश में जाएगी। सर, ओवैसी से लेकर कांग्रेस तक ये कह रही है कि ये बांटने वाली राजनीति है। नहीं, कोई बांटने वाली राजनीति नहीं है। किसी को, सभी के लिए इसमें समान व्यवस्था की गई है, सबके लिए एक समान कानून। श्रीनगर के बाद पौड़ी पहुंचे गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने साफ किया है कि भाजपा से बागी होकर निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे प्रत्याशियों को भाजपा वापस लेने पर किसी तरह का विचार नहीं करेगी। बलूनी ने कहा कि ऐसे निर्दलीय प्रत्याशियों को जनता भी नकारेगी और भाजपा के पक्ष में मतदान करेगी। बलूनी ने कहा कि उत्तराखंड के नगर निकाय क्षेत्र में भाजपा की सरकार बनेगी और केंद्र से भी नगर निकाय विकास के लिए बजट आसानी से मिलेगा, जिससे विकास में और तेजी होगी। हमारी पूरी ताकत जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के साथ है और आप निश्चित मान के चलिए कि जो भी बागी चुनाव लड़ रहे हैं, जो असंतुष्ट लोग चुनाव लड़ रहे हैं, किसी भी कीमत में पार्टी की तरफ से एकदम कठोरता के साथ रहा जाएगा और जनता भी मान चुकी है। किसी बागी को जनता भी पसंद नहीं करती है। आप मान के चलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए सब एकजुट होकर खड़े। हमारे आने वाले समय में भी जो लोग पार्टी से बाहर गए, हम उनके बारे में कतई किसी तरह का विचार नहीं करने वाले। पहाड़ के गिरते तापमान के बीच निकाय चुनावों की तपिश माहौल को गरमा रही है। प्रचार का दौर जो है वो शुरू है और अंतिम चरण पर है और इसीलिए प्रत्याशी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। खासतौर पर राष्ट्रीय पार्टी शक्ति प्रदर्शन कर अपनी जीत सुनिश्चित करने में जुटी हुई है। रुद्रप्रयाग नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस पार्टी ने रुद्रप्रयाग में परिवर्तन रैली निकाली, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गणेश गोदियाल ने शिरकत की। गणेश गोदियाल ने कहा कि विपक्ष को मजबूत करना है तो निकायों को कांग्रेस को जिताना जरूरी है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर खस्ता हाल, स्वास्थ्य सेवाओं, बढ़ती महंगाई सहित बेरोजगारी के और भी कई मुद्दों को उठाया और भारतीय जनता पार्टी को घेरा। परचम लहराने जा रहा है और कांग्रेस अपने फिर उसी रोल में है जिसमें वो अनर्गल प्रलाप करते रहते हैं, बेबुनियाद आरोप लगाते रहते हैं। और अब उत्तराखंड की जनता पूरी तरह से जान चुकी है कि कांग्रेस का न सिर्फ उत्तराखंड से बल्कि पूरे देश से सफाया हो चुका है। तो ऐसी हालत, ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता है कि किसी भी निकाय में वहाँ के स्थानीय जनता कांग्रेस प्रत्याशी को जिताने का काम करेगी।
तो इस नाते भी हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति स्वतः स्फूर्त भावना से कल यहाँ पर हमने एक रैली का आयोजन किया है और उसमें आप देखेंगे कि किस तरह से बढ़ चढ़ करके पूरे नगर क्षेत्र की जनता उसमें प्रतिभाग करती है, उसमें हिस्सा लेती है। तो उससे ही हमारी जो परिणाम है उनका आकलन कल यहाँ पर हो जाएगा। मैं रुद्रप्रयाग नगर पालिका क्षेत्र की जनता का तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि जिस प्रकार से एक बड़े जनसैलाब के रूप में दीपक भंडारी जी और कांग्रेस के पार्षद प्रत्याशियों को आशीर्वाद देने के लिए लोग सड़कों पर आए, मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और मैं समझता हूं कि ये बात सर्वे में भी है और ये बात सभी लोगों को स्पष्ट रूप से दिख भी रही है कि कांग्रेस यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से जीत दर्ज कर रही है। मैं प्रदेश में जहाँ जहाँ गया हर जगह कांग्रेस के पक्ष में एक बड़ा जन समर्थन जुटता हुआ दिख रहा है। मैं पूरे प्रदेश की जनता से ये निवेदन करना चाहता हूँ, निकाय क्षेत्र के मतदाताओं से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि ये जनता के हित में है, ये विभिन्न निकायों के हित में है कि लोग कांग्रेस के प्रत्याशियों को जिताएं, क्योंकि भ्रष्टाचार इस प्रदेश में स्थापित होने के कगार पर है। इसलिए आवश्यक है कि सब जगह पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मौका न देकर निकायों में कम से कम इस बार कांग्रेस के लोगों को मौका दें। नगरपालिका विकास नगर क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी धीरज बॉबी नौटियाल के समर्थन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रीतम सिंह और नवप्रभात ने चुनाव प्रचार किया। इस दौरान दोनों ही नेताओं ने जुलूस निकालते हुए वोटरों से कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील भी की। नवप्रभात ने कहा कि चुनाव से पहले इस तरह जनता के बीच जाकर अपने पक्ष में वोट मांगने की परंपरा है, जिसका निर्वहन किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर प्रीतम सिंह ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सरकार में महंगाई अपने चरम पर पहुंच गई है, बेरोजगारी बढ़ी है, पर प्रदेश में कानून व्यवस्था भी ध्वस्त हो चुकी है। भ्रष्टाचार मुक्त शासन का दावा करने वाली बीजेपी सरकार खुद को भ्रष्टाचार में लिप्त रखी हुई है। सरकार के मंत्री पर ही खुद भ्रष्टाचार के आरोप है। कांग्रेस के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी धीरज बॉबी नौटियाल ने कहा कि दोनों वरिष्ठ नेताओं के प्रचार में आने से उन्हें काफी ज्यादा फायदा होगा। अगर जनता का मुझे प्यार मिलता है, बड़ों का आशीर्वाद मिलता है, तो मैं इन मुद्दों पर कार्य करूंगी। जो बाजार में यातायात की अव्यवस्था है, सबसे पहले पार्किंग की व्यवस्था करूंगी। 10 से 15 तक पार्किंग की व्यवस्था मंडी चौक से नीचे डाकपट्टा चौक तक होगी। उसके बाद महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा, महिलाओं को रोजगार और युवा जो हमारे नशे की ओर जा रहा है, उनको युवाओं को रोजगार देना। और उसके बाद हर वार्ड में मिनी बॉक्स बनाए जाएंगे, जिसमें लोग अपना सुझाव डाल सकते हैं हर महीने। उस बॉक्स को हर महीने जाकर चेक किया जाएगा कि लोगों की क्या समस्याएं हैं। और हर वार्ड में एक स्वास्थ्य जांच केंद्र खोला जाएगा, जिसमें वृद्धा और बच्चों की कांग्रेस पार्टी ने नगर निकाय चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसमें 26 महत्वपूर्ण बिंदु शामिल है। इस घोषणा पत्र में मलिन बस्तियों के विकास, शहरों में बिजली, पानी, सड़क, स्वच्छता और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके अलावा पार्टी ने पब्लिक लाइब्रेरी बनाने और महिलाओं की सुरक्षा पर भी जोर दिया है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव कुलदीप संबल ने कहा है कि निकाय चुनाव में पार्टी बेहतर प्रदर्शन जरूर करेगी। ये घोषणा पत्र कांग्रेस पार्टी की नीतियों और विजन को दर्शाता है, जो नागरिकों के जीवन में सुधार और समृद्धि लाने पर केंद्रित है। सवाल है वो नगर निगम के चुनाव का सवाल नहीं है। हमारा फिर से कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझकर आज चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करके अपने संवैधानिक जिम्मेवारी का उल्लंघन किया है और उसकी भर्त्सना भी की जानी चाहिए। ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है और राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है कि चुनाव के अंदर जो गाइडलाइंस हैं, जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, उसका पालन किया जाए। चोरी छुपे तो तोड़ने की बहुत ही कोशिश करते हैं। खुल्लम खुल्ला चुनाव आज जो है आचार संहिता का उल्लंघन वो कर रहे हैं। इसलिए हमारा स्पष्ट सवाल है, नगर निगम के जो चुनाव है वो नगर के इश्यू पर लड़े जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी आज ये बता दे
कि पिछले कुछ सालों में जो उनका मेयर रहे, आज वो मेयर की फोटो क्यों नहीं लगा पा रहे हैं पोस्टर के ऊपर, क्यों भ्रष्टाचार के आरोपों से वो मुंह छुपा के अपने सिटिंग मेयर को छुपा के बैठे हैं। वो ये बता दें कि क्यों आज जो उत्तराखंड के शहर हैं वो देश के 72 शहरों में गिने जा रहे हैं। कांग्रेस ने अपना वचन पत्र जारी किया है, लेकिन बीजेपी ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने अपना वचन पत्र इतनी देर से जारी किया है कि अब इसका कोई औचित्य नहीं है। प्रचार के लिए सिर्फ कुछ घंटे बचे हैं और कांग्रेस का ये वचन पत्र आमजन तक पहुंच भी नहीं पाएगा। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में कुछ नया नहीं कहा है, बल्कि बीजेपी के संकल्प पत्र के बिंदुओं को ही बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है। बीजेपी ने ये भी कहा है कि जब कांग्रेस निकायों में और निगमों में काबिज थी तब वह कुछ नहीं कर पाई और अब जनता को बरगलाने के लिए ऐसी खोखली बातें कर रही है। इस पूरे मामले में कांग्रेस की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन बीजेपी के आरोपों ने कांग्रेस के वचन पत्र को लेकर सवाल उठाए हैं। चुनाव प्रचार के अंतिम चरण में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सेलाकुई सर्कल में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भाजपा का प्रत्याशी भगत सिंह राठौड़ काफी अच्छे मतों से सेलाकुई नगर पंचायत अध्यक्ष चुनाव में जीत दर्ज करेंगे और महेंद्र भट्ट ने निर्दलीय प्रत्याशियों को लेकर कहा कि वह कोई काम नहीं करा सकते, जबकि सत्ता में बैठे दल का प्रत्याशी ही सभी जनता का काम करवा सकता है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि निर्दलीय प्रत्याशी को वोट न दें और भाजपा के प्रत्याशी भगत सिंह राठौड़ को कमल के सामने वाले बटन को दबाकर विजयी बनाएं। जनता पार्टी के पास बड़ी फौज है कार्यकर्ताओं में। जनता के जिसमें मंत्री होंगे, मुख्यमंत्री होंगे, सांसद होंगे, लेकिन हम मंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद भी कार्यकर्ता मानते हैं और कार्यकर्ता की जहाँ उपयोगिता है उस काम में उसको लगाया जाता है। प्रदेश अध्यक्ष के नाते मैं भी आज सेलाकुई में आया हूँ और हमारे कार्यकर्ता चुनाव को बहुत एक प्रकार से मैं कहता हूँ कि प्रभावी रूप से चुनाव लड़ने का काम करते हैं। हर चुनाव को उसी ढंग से करते हैं, चाहे पंचायत का चुनाव, पालिका का चुनाव, विधानसभा का, लोकसभा को। पद्धति एक है, पद्धति के आधार पर सब जगह भारतीय जनता पार्टी विजयी हो, इस दिशा में लोग काम करते हैं। सर, जैसे कि आपके प्रदेश में भी और केंद्र में भी सरकार, इसके बावजूद जो है आप वीआईपी मूवमेंट लगातार जो है मूवमेंट है, इसके बाद वीआईपी मूवमेंट नहीं कहेंगे, कार्यकर्ता किस लगन से नीचे काम कर रहा है उसके लिए हम लोग दौड़ भाग करते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी के पूरे प्रदेश के प्रवास हो रहे हैं, सारे मंत्रियों के हो रहे हैं, विधायकों के दृष्टिकोण से प्रवास हो रहे हैं और जनता तक, ये बड़ी बात है, जनता तक अपनी बात पहुंचाने का हम लोग काम करते हैं और अपने विकास कार्यों के आधार पर ही जनता का मत लेते हैं और वो मत हमको प्राप्त होता है। और मुझे तो आश्चर्य हुआ कि कांग्रेस को तो कई स्थानों पर प्रत्याशी नहीं मिले और कांग्रेस छुपे हुए तरीके से, छुपे एजेंडे के आधार पर लड़ना चाहेगी तो सेलाकुई की जनता कांग्रेस को वहां भी मात देने वाली है। सर, देखा ही जा रहा है जैसे कि आपने अभी कहा था कि दल को देखे, निर्दलीय को न देखे, तो क्या है सर? ये लोकतंत्र में दल का महत्व होता है, निर्दलीय में किसान कुछ नहीं होता है, निर्दलीय पर कोई प्रश्न खड़ा नहीं कर सकता है और निर्दलीय का विकास कर नहीं सकता है। इसलिए जिसकी सरकार केंद्र में, प्रदेश में हो, ऐसे सरकार का प्रतिनिधि अगर पंचायत में जीत कर जाते हैं। देहरादून में प्रदूषण को कम करने के लिए परिवहन विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। विभाग ने डीजल से चलने वाली पुरानी सिटी बसों और विक्रमों को बदलने का फैसला लिया है। परिवहन अधिकारी सुनील शर्मा के अनुसार देहरादून शहर में 178 डीजल से चलने वाली सिटी बसें और लगभग 500 विक्रम चल रहे हैं। इनमें से आपको बता दें कि सीएनजी या पेट्रोल या BS6 से चलने वाली गाड़ियों से बदला जाएगा और सरकार ने इस परिवर्तन के लिए सब्सिडी की व्यवस्था भी की है। सिटी बस मालिकों को नई बस खरीदने पर 50% सब्सिडी दी जाएगी, जो अधिकतम 15 लाख रुपए तक हो सकती है। इसी तरह विक्रम मालिकों को ओमनी बस खरीदने पर 50% सब्सिडी और अधिकतम 3.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और लोगों को ऑनलाइन ही आवेदन कराना होगा। आरटीओ ऑफिस में कमरा संख्या 22 में जाकर लोग आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये परिवर्तन देहरादून शहर को प्रदूषण और काले धुएं से मुक्त करवाएगा। देखिए, ऐसा है, जो देहरादून शहर के अंदर जो सिटी बसें चल रही हैं 178 की संख्या में चल रही हैं, जो डीजल से संचालित है और काफी पुरानी हो चुकी हैं। उसके अलावा जो विक्रम चल रहे हैं, जिनकी संख्या लगभग 450 या 500 को है, उनको बदलकर ऐसी गाड़ियां जो कि सीएनजी से चलती हों
या पेट्रोल BS6 की हो, उनका संचालन करवाया जाएगा। उसके लिए सरकार ने हैंड होल्डिंग करी है, यानी कि सब्सिडी प्रोवाइड करी है। कोई भी व्यक्ति अगर जो सिटी बस को संचालन कर रहा है वो अपनी बस को बदलना चाहता है तो उसको बस खरीदने पे 50% की सब्सिडी दी जा रही है, जो कि 15 लाख रुपए तक हो सकती है। ऐसे ही जो विक्रम है, विक्रम को अगर बदलकर ओमनी बस लेना चाहते हैं जो क्लीन फ्यूल बेस्ड हो, CNG हो या फिर पेट्रोल BS6 हो, उसके लिए हम 50% सब्सिडी और मैक्सिमम 3.5 लाख रुपए सरकार के माध्यम से दिए जा रहे हैं। और ये पूरी प्रक्रिया एक ऑनलाइन माध्यम से होगी। इनको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, ऑनलाइन उनको परमिशन मिल जाएगी और उसके बाद सारा पैसा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि सीधे उनके अकाउंट में जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को कोई भी परेशानी आती है कि हम कैसे ऑनलाइन अप्लाई करें या क्या चीज करनी है, उसके लिए RTO ऑफिस के कक्ष संख्या 22 में आ सकते हैं और उनसे जानकारी ले सकते हैं कि साहब हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट अप्लाई करने हैं और किस साइट पर जाकर करना है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी RTA की बैठक के बाद 40 से ऊपर लोगों द्वारा अपनी एप्लीकेशंस दी गई है, मैनुअल एप्लीकेशंस दे दी गई है कि साहब हम इच्छुक हैं और हमें ये बता दिया जाए कि हम ऑनलाइन कैसे अप्लाई करें। हमने उन्हें जानकारी दी हुई है। अभी हमारे पोर्टल को शुरू होने में भी थोड़ा सा टाइम है। पोर्टल शुरू होते ही हम उनको कॉल करके उनसे अप्लाई करवाएंगे और उसके बाद गाड़ी लेने के साथ ही उनको हम सब्सिडी। उत्तराखंड की बेटी और शूटिंग पैरा ओलंपिक टीम के कोच सुभाष राणा ने देहरादून पहुंचने पर मीडिया से संवाद किया और सम्मान मिलने पर केंद्र सरकार और राष्ट्रपति का आभार भी प्रकट किया। द्रोणाचार्य अवार्डी सुभाष राणा ने कहा कि उनका उद्देश्य और प्राथमिकता देश के पैरा खिलाड़ियों को सम्मान दिलाना और उनके लिए बेहतर मंच प्रदान करना है। कोच सुभाष राणा ने कहा कि अब राज्य के भीतर भी खेल के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध हो चला है, जिसके सुखद परिणाम भी मिलने लगे हैं। अभी तक का जो पलायन होता था उस पहाड़ का देहरादून तक सीमित नहीं था, दिल्ली बॉम्बे जाता था। अब कम से कम इस इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद ये पलायन देहरादून या हरिद्वार या रुद्रपुर नैनीताल तक थोड़ा सीमित हो गया। तो अब ये इसके बाद सरकार को यही करना चाहिए, छोटे छोटे मिनी स्टेडियम अलग अलग जिले में जाके बने, चाहे एथलेटिक्स शूटिंग के रेंजेस इस तरीके से बनेंगे और जॉब अपॉर्चुनिटी अगर क्रिएट होंगी खिलाड़ियों के लिए। नगर निकाय चुनाव को लेकर आजकल लगातार ज्योतिर्मठ देवनगरी में सभी राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों से अपने अपने प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगने की अपील करते हुए देखे जा रहे हैं। तो वहीं इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी ज्योतिर्मठ के भी तमाम वरिष्ठ कार्यकर्ता परासारी वार्ड में औली, मनोटी, औचा, बरसारी आदि मोहल्ले में घर घर जा पहुंचे हैं, जहां पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपने प्रत्याशी सुषमा ढीमरी व वार्ड सभासद प्रत्याशी दुर्गी लक्ष्मण फरकिया के पक्ष में वोट की अपील की है। वहीं पहाड़ों में आजकल अचानक बर्फबारी और बारिश के चलते ग्रामीण इलाकों में कड़ाके की ठंड भी महसूस की जा रही है। बावजूद इसके भाजपा के तमाम वरिष्ठ कार्यकर्ता ठंड की परवाह न करते हुए चुनाव प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब लालकुआ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने आजाद नगर वार्ड नंबर 4 में नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि लालकुआ से अध्यक्ष पद के प्रत्याशी प्रेमनाथ पंडित और सभासद प्रत्याशी कुमारी जैनब को वोट करके लालकुआ की बागडोर एक साफ और स्वच्छ हाथों में दे, ताकि नगर और चारमुखी का विकास जो है वो हो सके। इस दौरान उन्होंने जनता से वादा किया है कि यहां से वे 100 लोगों को नौकरी जरूर दिलवाएंगे, साथ ही सरकार की योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि लालकुआ में अध्यक्ष पद की लड़ाई अमीरी और गरीबी की लड़ाई है, क्योंकि यहां भाजपा प्रत्याशी गरीब लेकिन स्वच्छ छवि का ईमानदार व्यक्ति है, जबकि कांग्रेस से एक उद्योगपति घराने से कैंडिडेट को लाया गया है और कांग्रेस की परंपरा है कि परिवारवाद की जाती है। इसीलिए भाजपा प्रत्याशी को जिताएं ताकि नगर का विकास हो सके। मुस्लिम या वर्सेस लड़ाई नहीं है, यहाँ जो लड़ाई है वो गरीबी की है। एक तरफ पैसे वालों के कैंडिडेट हैं, पारिवारिक कैंडिडेट हैं, जो कांग्रेस में एक प्रथा रही है। पूरे देश में परिवारवाद का राज रहा और वो समाप्त हो चुका है। अब देश में नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में सरकार चल रही है।
परिवार समाप्त हो चुका है। प्रदेश में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। परिवार समाप्त हो गया है, परिवारवाद समाप्त हो गया है और गरीबों की 23 जनवरी को नगर निकाय चुनाव होने हैं। वहीं नगर निकाय चुनाव के दृष्टिगत सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए पुलिस के द्वारा हरबटपुर विकासनगर क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला गया है। वहीं कोतवाल विकासनगर राजेश शाह के द्वारा बताया गया कि 21 तारीख की शाम से चुनाव प्रचार थम जाएगा। वहीं सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए संवेदनशील अति संवेदनशील स्थान पर पुलिस बल तैनात रहेगा। वहीं उन्होंने कहा कि आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले पर कार्रवाई भी की जाएगी। बागेश्वर के ठाकुरद्वारा में मंदिर के पास एक 6 दिन की नवजात शिशु को पॉलीथिन में लपेटकर झाड़ी में फेंकने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि आसपास के लोगों को बच्ची की रोने की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचित किया। कोतवाल कैलाश सिंह नेगी ने बताया कि उनकी टीम ने मौके पर पहुंचकर बच्ची को बरामद किया और जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है। डॉक्टर दीपाली ने बताया कि बच्ची स्वस्थ है और निगरानी के लिए अस्पताल के लिए जो है वो भर्ती करवाई गई है ताकि अस्पताल में उसका इलाज हो सके। और यहां पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है। ये घटना बागेश्वर के लिए एक बड़ा सवाल है और पुलिस को जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ने की जरूरत है। ये अभी सुबह 10:24 पर मुझे फोन पर सूचना दी थी। रमेश तिवारी जी हैं, वहीं ठाकुरद्वारा के रहने वाले। तो उन्होंने बताया कि ऊपर ठाकुरद्वारा के ऊपर गांव के ऊपर से एक नरसिंह मंदिर है। नरसिंह मंदिर के पीछे जो है एक नवजात शिशु रखा है करके। तो मैं तुरंत मौके पर पहुंचा, तो वहाँ पर रमेश तिवारी और आनंद मेहरा और 2-3 लोग और मौजूद थे। तो वहाँ पर देखा और उन्होंने एक प्लास्टिक के सफेद कट्टे में जो है एक कपड़े में लपेट करके एक बच्ची रखी हुई थी जो जीवित सी ठीक थी। तो हम लोग तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाए, जहाँ उसका प्राथमिक उपचार और किसी दूर की सारी व्यवस्था की गई। तो बच्ची स्वस्थ है और इस संबंध में अभी इसमें ऐसी आपराधिक मामला तो पंजीकृत नहीं है, किसी तरह सूचना नहीं दी गई है और जांच इसमें गहन रूप से जांच जारी है। और CWC वालों को इस संबंध में सूचना दे दी गई है। उनके मेंबर भी वहाँ मौके पर पहुंच गए हैं। उनके संरक्षण में ये जिला आपदा प्रबंधन द्वारा भूकंप संबंधी मॉक ड्रिल का सफल आयोजन किया गया है। मॉक ड्रिल में नेपाल में आए भूकंप से मनोज सरकार स्पोर्ट्स स्टेडियम व वन चेतना केंद्र स्पोर्ट्स स्टेडियम चकरपुर खटीवा में एक भवन क्षतिग्रस्त होने व उनमें कुल 15 लोगों के घायल होने की सूचना मिलते ही आपदा राहत बचाव टीमों द्वारा घायलों को तत्काल रेस्क्यू किए गए और उपचार हेतु एम्बुलेंस के माध्यम से हायर सेंटर भेजा गया। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी उमाशंकर नेगी ने जानकारी दी है कि नेपाल स्थित झलारी में आए 7.2 रिएक्टर के भूकंप के झटके ने वन चेतना केंद्र स्टेडियम खटीवा के क्षतिग्रस्त भवन में 10 लोग व मनोज सरकार स्टेडियम रुद्रपुर के क्षतिग्रस्त भवन में 5 लोगों के फंसे होने की सूचना प्राप्त की है, जिन्हें जिला प्रशासन, NDRF, SDRF, पुलिस विभाग को त्वरित सूचना देते हुए घायलों को रेस्क्यू हेतु आपदा राहत एवं बचाव टीमें भेजी गई हैं, जिससे टीमों द्वारा त्वरित कार्य करते हुए रेस्क्यू उपचार हेतु हायर सेंटर भेजा गया है। मुख्य विकास अधिकारी मनीष कुमार ने बताया कि सफलतापूर्वक मॉक ड्रिल पूर्ण करने के लिए सभी को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि मॉक अभ्यास से हमारी तैयारी सही ढंग से हो जाती है तथा आपसी समन्वय से कार्य करने की व टीम मैनेजमेंट क्षमता की भी जो विकसित है वो होता है। हमारा जो प्रदेश है वो जो आपदा से जो यहाँ पे आपदा की संभावनाएं काफ़ी रहती हैं और अभी हम लोग वर्तमान में हमारे सचिव मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में 29वां राष्ट्रीय खेल भी करने जा रहे हैं। तो उसके क्रम में हम लोगों ने अपनी तैयारी परखने के लिए आज यहाँ पे एक मॉक ड्रिल किया था। मॉक ड्रिल का अगर मैं कार्य की बात करूँ तो उसमें हमारी टीम को आज ये एक्सरसाइज दिया गया था कि हमारे यहाँ एक भूकंप आया हुआ है जिसका केंद्र नेपाल में है और वहाँ हमारे 2 स्टेडियम जो हैं चकरपुर और हमारे रुद्रपुर का स्टेडियम ये जो है प्रभावित हुए हैं और वहाँ लोग घायल हैं। तो उसके क्रम में हमने आज सुबह इसकी टेबल टॉप एक्सरसाइज की और IRS सिस्टम है उसके हिसाब से सभी को निर्देशित किया गया था। सारे अधिकारी का जो रोल और दायित्व था वो सभी लोग उस दायित्व के हिसाब से स्टेजिंग एरिया में आए और फिर
जो घायल थे उनको बचाने के लिए उन्होंने कार्य किया और उसके बाद उनका सफल रूप से उनको जो सुविधाएं थी वो प्रदान करते हुए रिकवरी और रिकंस्ट्रक्शन के लिए उन लोगों ने काम किया। तो कुल मिला के आज एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज हुई है और इसमें सभी चीज़ों का ध्यान रखा, चाहे वो लॉजिस्टिक्स हो, प्लानिंग हो, ऑपरेशन हो, इन सभी पर कार्य किया गया और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और हमारे जो जिला प्रशासन के अधिकारी थे वो सभी लोगों ने इसमें काम किया। 3 टीमें गठित की गई और तीनों ने अपने राहत और बचाव कार्य को ससमय। चलिए अभी के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज।